सोचिए, आपको नदी किनारे एक 30 साल पुराना कंकाल मिले और अगली सुबह आप खुद उसी मरे हुए इंसान की बॉडी में पहुंच जाएं। यही अजीब चीज लिया के साथ होती है। कहानी की शुरुआत फ्रांस के एक छोटे से टाउन से होती है, जहां कुछ टीनेजर्स नदी किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। उन्हीं में लिया भी मौजूद है, लेकिन अपने माता पिता के लगातार झगड़ों की वजह से वह काफी परेशान होती है। नशे में वह बाकी लोगों से दूर चली जाती है और अचानक एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर नदी किनारे पड़े एक पुराने नर कंकाल पर पड़ती है। कंकाल के हाथ में एक सिल्वर ब्रेसलेट भी होता है। डरी हुई लिया तुरंत पुलिस को खबर करती है। पुलिस जांच से पता चलता है कि कंकाल किसी जवान लड़के का है और कम से कम 30 साल पुराना है। पुलिस अब 30 साल पहले गायब हुए लोगों की लिस्ट खंगालने लगती है। उस रात लिया उसी कंकाल के बारे में सोचते हुए सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा घर बदल चुका है। सामने एक छोटा बच्चा सो रहा होता है और जब लिया खुद को देखती है तो पता चलता है कि वह अब लड़की नहीं बल्कि एक लड़के की बॉडी में है। कपड़ों में उसे वही सिल्वर ब्रेसलेट मिलता है। अब उसे समझ आता है कि वह जिस कंकाल को कल नदी किनारे देख कर आई थी वह इसी लड़के का था। इस लड़के का नाम थॉमस था। लिया घर से बाहर निकलती है और थॉमस के छोटे भाई सैम और उसके माता पिता से मिलती है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह उनका बेटा थॉमस नहीं है बल्कि भविष्य से आई लिया है, लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। सिर्फ छोटा सैम समझ जाता है कि सामने वाला इंसान उसका भाई नहीं है। वह लिया को सलाह देता है कि जिस जगह से ये सब शुरू हुआ था उसे वहीं वापस जाना चाहिए। लिया भी यही सोचती है और नदी की तरफ निकल जाती है। लेकिन 1991 में थॉमस का परिवार गरीब होता है और टाउन में लगभग हर कोई उसे नीची नजर से देखता है, इसलिए उसे कोई लिफ्ट तक नहीं देता और वह पैदल ही आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि आज की तारीख 15 जून 1991 है, यानी लिया करीब 30 साल पीछे आ चुकी है। इसी दौरान उसे एक महिला पैट्रिशिया मिलती है जो थॉमस को जानती है। वह उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि थॉमस अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक बैंड में है और उन्हें आने वाले फेस्टिवल के लिए ऑडिशन देना है। वहाँ लिया के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि जिन दो लोगों से उसकी मुलाकात होती है वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता होते हैं। लेकिन इस समय वे दोनों जवान हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। लिया उन्हें बताती है कि वह उनकी बेटी है और करीब 13 साल बाद पैदा होगी, लेकिन उन्हें लगता है कि थॉमस उनके साथ मजाक कर रहा है। लिया को धीरे धीरे थॉमस की जिंदगी के बारे में पता चलता है। वह अपने परिवार के साथ रहता है और अपने पिता स्टीफन और माँ मरीना के साथ मिलकर म्यूजिक में करियर बनाना चाहता है, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत खराब है। उसके पिता अमीर लोगों के फार्म पर काम करते हैं और थॉमस को भी वहाँ काम करना पड़ता है। लिया थॉमस की डायरी पढ़ती है जिसमें उसके गाने और सपने लिखे होते हैं। तभी उसे एक सवाल परेशान करने लगता है। अगर थॉमस की मौत 1991 में होने वाली है तो क्या वो उसकी जिंदगी बदल सकती है? इसे टेस्ट करने के लिए लिया थॉमस की डायरी को एक जगह जमीन में छिपा देती है, लेकिन तभी फार्म के मालिक का बेटा पियत्रो वहाँ आ जाता है। वह थॉमस को अक्सर परेशान करता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। उस रात लिया थॉमस की बॉडी में सो जाती है और अगली सुबह वह वापस अपने असली समय में पहुंच जाती है। उसे लगता है शायद ये सब सपना था, लेकिन जब वह उस जगह जाती है जहां उसने डायरी छिपाई थी तो वहां सच में वही डायरी मिलती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में 1991 में गई थी। और सबसे बड़ी बात, पास्ट में उसके किए हुए बदलाव फ्यूचर को बदल सकते हैं। लिया यह बात अपनी दोस्त रेनी को बताती है। इसी बीच पुलिस की मीटिंग में कंकाल की जांच चल रही होती है। लिया सबके सामने कह देती है कि वह बॉडी थॉमस की है। वहीं थॉमस का छोटा भाई सैम, जो अब बड़ा हो चुका है, बताता है कि उसका भाई 21 जून 1991 की रात गायब हुआ था। अब लिया के पास सिर्फ एक सवाल है, 21 जून की उस रात आखिर थॉमस के साथ हुआ क्या था? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लिया अगली रात फिर सो जाती है। इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वह 16 जून 1991 में अपनी माँ मरीना की बॉडी में होती है। लिया को शक होता है कि शायद उसकी माँ और थॉमस के बीच कोई रिश्ता था और शायद इसी वजह से थॉमस की मौत हुई। उसे मरीना के सामान में थॉमस की फोटो भी मिलती है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। लेकिन जब वह थॉमस के साथ अकेले होती है तो उसे पता चलता है कि दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। थॉमस साफ कहता है कि मरीना उसके दोस्त स्टीफन की गर्लफ्रेंड है और वह अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। अब लिया का एक शक खत्म हो जाता है, लेकिन थॉमस की मौत की गुत्थी और भी रहस्यमय हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि थॉमस, स्टीफन और मरीना मिलकर बैंड बनाकर पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन स्टीफन अपने परिवार का बिजनेस छोड़ना नहीं चाहता। इस बात को लेकर तीनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। अगली सुबह लिया वापस अपने समय में आ जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि हर रात सोने के बाद वह एक दिन पीछे जाकर किसी दूसरे इंसान की बॉडी में पहुंचती है और फिर अगली सुबह अपने समय में लौट आती है। लेकिन अगली रात जो होने वाला था वह उसकी पूरी जांच को एक नया मोड़ देने वाला था, क्योंकि इस बार लिया 17 जून 1991 में पियत्रो की बॉडी में पहुंचती है और पियत्रो वही लड़का था जिस पर लिया को सबसे ज्यादा शक था। पियत्रो अमीर परिवार से था और थॉमस को हमेशा परेशान करता था। लिया को पता था कि आज दोनों की लड़ाई होने वाली है। उसे लगता है कि अगर पियत्रो आज थॉमस से हार गया
तो शायद इसी बदले में कुछ दिन बाद उसे मार देगा। इसलिए लिया पियत्रो की बॉडी में थॉमस से लड़ती है। पहले उसे एक लड़के की बॉडी संभालना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ताकत का अंदाजा हो जाता है और वह थॉमस को हरा देती है। अब उसे लगता है कि उसने थॉमस की मौत का कारण ही खत्म कर दिया, लेकिन वह यहीं नहीं रुकती। पियत्रो की बॉडी में उसे जेनिफर नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिसका पियत्रो के साथ छुपकर रिश्ता था और बाकी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। लिया सबके सामने जेनिफर का साथ देती है। उसे लगता है कि उसने पास्ट में सब कुछ ठीक कर दिया है। अगली सुबह वह अपने समय में वापस आती है और सबसे पहले थॉमस के बारे में पता करती है, लेकिन थॉमस फिर भी मर चुका था, यानी पियत्रो ने उसे नहीं मारा था। अब लिया समझ जाती है कि असली कातिल कोई और है। वह आज के समय में पियत्रो से मिलने जाती है और उससे 21 जून 1991 की रात के बारे में पूछती है। पियत्रो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वापस जाते समय लिया अपनी माँ को पियत्रो के साथ चोरी छिपे मिलते हुए देख लेती है। अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ का अफेयर किसी और से नहीं बल्कि पियत्रो से चल रहा है। और इसी बीच लिया को एक और अजीब चीज पता चलती है। जब वो अपनी दोस्त रेनी से बात करती है और अपनी तीसरी दोस्त डोरा का नाम लेती है, तो रेनी कहती है, डोरा कौन? लिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी याद में डोरा उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन इस फ्यूचर में डोरा नाम की कोई लड़की है ही नहीं। लिया समझ जाती है कि जब उसने पास्ट में पियत्रो और जेनिफर को करीब लाया था, तो उसने फ्यूचर बदल दिया। अब जेनिफर की वजह से पियत्रो ने शायद अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड सैंड्रा से शादी नहीं की, और इसी वजह से डोरा पैदा ही नहीं हुई। यानी लिया ने थॉमस को बचाने की कोशिश में एक पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसे अपना किया हुआ बदलाव ठीक करना था। अगली रात वह 18 जून 1991 में सैंड्रा की बॉडी में पहुंचती है। इस बार उसका मकसद साफ था, उसे पियत्रो और जेनिफर का रिश्ता खत्म करके पियत्रो और सैंड्रा को फिर से साथ लाना था। तभी उसे पता चलता है कि सैंड्रा प्रेग्नेंट है और बच्चा पियत्रो का है। लिया इसी बात का फायदा उठाती है और पियत्रो को बताती है कि सैंड्रा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। पियत्रो आखिरकार जेनिफर को छोड़कर सैंड्रा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। लिया को लगता है कि अब फ्यूचर फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी दौरान वह थॉमस की जिंदगी के सबसे अहम पल को देखती है। थॉमस पेरिस जाकर अपना म्यूजिक करियर बनाना चाहता है, लेकिन स्टीफन और मरीना अपने परिवार और रिश्ते की वजह से वहीं रुकना चाहते हैं। थॉमस खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लिया को डर लगता है कि कहीं वह इसी वजह से खुद अपनी जान लेने का फैसला न कर ले। अगली सुबह लिया फ्यूचर में वापस आती है और सबसे पहले डोरा को ढूंढती है, और इस बार डोरा वापस आ चुकी होती है। इसका मतलब उसका बदलाव काम कर गया था। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर केसी उसे बताती है कि थॉमस की बॉडी की नई रिपोर्ट आ चुकी है, और रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून 1991 की रात थॉमस के सिर में गोली मारी गई थी। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या थॉमस ने खुद को गोली मारी या किसी और ने उसे मारा? लिया घर पहुंचती है तो उसके माता पिता को थॉमस की वही डायरी मिल चुकी होती है जिसे लिया ने पास्ट में छिपाया था। अब उसके माता पिता को भी समझ आने लगता है कि लिया जो कुछ कह रही थी उसमें कुछ सच्चाई जरूर है। लिया आखिरकार उनसे पूछती है कि 21 जून की रात थॉमस के साथ क्या हुआ था, लेकिन स्टीफन और मरीना दोनों उस तारीख का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। लिया को शक होता है कि दोनों कुछ छिपा रहे हैं। गुस्से में वह अपनी माँ के पियत्रो के साथ अफेयर का सच स्टीफन को बता देती है। स्टीफन गुस्से में पियत्रो के पास चला जाता है और घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है। लिया अब अपने माता पिता से भी दूर हो जाती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। थॉमस की मौत में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। लिया अपनी दोस्त रेनी को बुलाती है और उससे कहती है कि आज रात जब वह सोए तो उसे रिकॉर्ड करना, क्योंकि लिया अब जानना चाहती है कि हर रात उसके सोने के बाद उसकी असली बॉडी के साथ आखिर क्या होता है। और फिर लिया सो जाती है। अगली सुबह वह फिर से 1991 में पहुंचने वाली है, लेकिन इस बार वह किसकी बॉडी में जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, 21 जून की रात थॉमस को गोली आखिर कौन मारेगा? क्या लिया उसकी मौत रोक पाएगी, या पास्ट को बदलने की कोशिश में वह फ्यूचर को और भी ज्यादा तबाह कर देगी? यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ती है और थॉमस की मौत का असली सच अगले पार्ट में सामने आता है।